Hello, my बच्चा लोग. A very warm welcome to all of you. Your अनुभव मैम, your AG मैम is back in front of you. और आज क्या कर रहे हैं हम? आई होप आप माइंड मैप सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो क्योंकि हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं सारे चैप्टर एक्सेप्ट दिस चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. अगर कोई चैप्टर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो 19 चैनल की. यू विल गेट ऑल द वीडियोस. और हम कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस विद इन 40 मिनट्स कंप्लीट कर सके. मतलब आई एम प्रीटी श्योर उससे पहले कर पाएंगे एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर अ क्विक रिवीजन. कि आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिए, आपने सोचा अगले दिन टेस्ट है, क्यों नहीं क्विकली रिवाइज करके जाया जाए ताकि मैं मेक श्योर कर सकूं अरे हाँ मेरा रिवीजन तो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि अनुभव मैम साथ है. उन्होंने वन शॉट वीडियो, उमंग सीरीज, स्प्रिंट सीरीज सबके थ्रू सारा रिवीजन तो करा ही दिया है. ठीक है, so please follow, stay till the end. Make sure करो आपका revision properly up to the par हो and don't forget to like the video, share it among your friends and if you're new, don't forget to subscribe to the channel. शुरू करें, हाई फाई दे दो, हाई फाई तो बनता है. ओके, एंड आई होप आप इंग्लिश चैनल को इक्वली फॉलो कर रहे हो क्योंकि इंग्लिश चैनल पे हम स्प्रिंट आईसीएससी भी करा रहे हैं. सो इफ एनी स्टूडेंट्स हियर इज फ्रॉम आईसीएससी प्लीज सी, गो एंड चेक इट आउट और कोई भी वीडियो मिस मत करो फॉर प्रॉपर revision for your syllabus. And all the sessions will be there in English communication language so that language won't be a barrier. तो उसको जाके भी सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, अनुभव मैम भी पढ़ा रही है वहां पे केमिस्ट्री नॉट इंग्लिश. लेट्स डू दिस या ओके. चलो फिर शुरू करेंगे. सबसे पहली बात तो ये आती है, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस. बता दो जरा क्या है केमिकल रिएक्शंस. बिल्कुल अभी पढ़ेंगे. फिर क्वेश्चन आता है हम केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे उसको लिखें, और अगर लिखना समझ में आ गया तो बैलेंस कैसे करें बिकॉज बैलेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जैसे हमारी लाइफ में जरूरी है. सो आज केमिकल रिएक्शन क्योंकि वो भी एक केमिकल लोचा ही है ना. और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये डिटेल में लेकिन प्रिसाइजली पढ़ेंगे. ठीक है, तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन को ये बोलूँ वो एक केमिकल चेंज है तो गलत तो नहीं होगा. केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, दैट डिपिक्ट्स द केमिकल चेंज. हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल चेंज हो रहे हैं. रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग नहीं बोल रही मैं, ध्यान से सुनो. रेस्पिरेशन, we inhale oxygen that helps to break down our food and give us energy. Chemical change. Ripening of fruits. इफ आई टॉक अबाउट द साउरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड बनना, इतने सारे चेंजेस हम आसपास देखते हैं केमिकल चेंज. और जब हम केमिकल चेंज को हम एक प्रॉपर वे में लिख लेते हैं उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, सो दैट डिपिक्ट्स द केमिकल चेंज ओनली. तो ये बात एकदम क्लियर है. और आप उसको डिफाइन कैसे करोगे, लाइक हाउ टू राइट दैट. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे विल गिव यू सम न्यू सब्सटेंसेस. ठीक है, ए बी सोचो जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं. जो नए सब्सटेंस बन के आते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं एंड उनको हम एक एरो से अलग करते हैं कि इन्होंने रिएक्ट किया. व्हाट दे आर गिविंग प्रोडक्ट साइड में लिखा है विद एन एरो. अगर रिएक्शन को परफॉर्म करते वक्त एनर्जी की जरूरत पड़ी कि उनको एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म दैट तो उसको यहाँ पे लिखोगे. और अगर रिएक्शन खत्म होने के बाद एनर्जी निकल रही है तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हो. दैट्स इट, क्योंकि वो निकल रही है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. ये चाहिए थी तो इन द रिएक्टेंट साइड. ये भी ध्यान रखना. ठीक है, तो ये मेरी केमिकल रिएक्शन है, अच्छे से समझ में आ गया. उसको बैलेंस कैसे करेंगे उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन अगर लैबोरेटरी में गए तो उसको कैसे डिपिक्ट करोगे. हाँ भाई केमिकल चेंज तो हुआ है और हम पता करके दिखाएंगे. अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, तो उससे भी आप बता सकते हो कि केमिकल चेंज हुआ है. जैसे हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई भी गैस हो. हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं. CO2 लाइम वाटर को मिल्की करता है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं. चेंज इन टेम्परेचर अगर हुआ है तो भी हम बता सकते हैं. अगर एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है. अगर मैं रिएक्शन में होने के बाद बीकर को टच करूं और वो गर्म है मतलब एक्सोथर्मिक एनर्जी निकली है. जैसे कि अगर मैं मेटल को जब भी एसिड के साथ रिएक्शन कराती हूँ, वी गेट मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सो मतलब आउटसाइड, थर्मिक मतलब हीट, जिसमें हीट निकल रही है. दूसरा दैट्स माय एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है. जितने भी आपकी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती है सबके सब क्या होती है, एंडोथर्मिक. एंडो मतलब एब्जॉर्प्शन. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट देते ही वो टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में हीट एब्जॉर्ब करके टूटा. एंडोथर्मिक. डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दो, फोटोसिंथेसिस. प्लांट अपना खाना बनाते हैं जब वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं.
ठीक है। और आप कैसे डिटेक्ट करोगे अगर उसका फिजिकल चेंज परमानेंटली चेंज हो गया हो? चेंज इन फिजिकल स्टेट परमानेंटली, क्योंकि टेम्पररी फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट में चेंज होना वो मेरा फिजिकल चेंज होता है, बट हम परमानेंट चेंज की बात करें लेबोरेटरी में। मान लो हमें अमोनियम क्लोराइड बनाना है, हम क्या करते हैं, अमोनिया गैस को रिएक्ट कराएंगे HCl गैस के साथ, और जब भी वो दोनों रिएक्ट करते हैं अमोनियम क्लोराइड बनता है विच इज अ सॉलिड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस सॉलिड इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज एंड अ न्यू फिजिकल स्टेट। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट। और कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? चेंज इन कलर, फॉर्मेशन इन प्रेसिपिटेट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकती हूँ। चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है स्टूडेंट्स? जिसमें एक जब भी रिएक्शन होती है यू विल गेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट टू इनसोल्यूबल इन वाटर एज अ प्रोडक्ट। ठीक है। और चेंज इन कलर, एक परमानेंट नया सब्सटेंस, नया कलर बन के आ गया। सपोज आई हैव टेकन माई लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन, और इस लेड नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन को मैंने ट्रीट किया पोटाशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन में। ये दोनों के दोनों एक्वस सोल्यूशन कलरलेस होते हैं, बट जैसे दोनों सोल्यूशन मिक्स होते हैं तो क्या होता है, यू सी अ कलर चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। क्या कलर देखने को मिलता है? येलो कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स। तेल एक्सचेंज, नया सब्सटेंस बनाएंगे, लेड आयोडाइड बन के आता है अलॉन्ग विद पोटाशियम नाइट्रेट, बैलेंस कर लेना, दिस इज ऑफ येलो कलर। ठीक है, येलो, तो येलो कलर। और थोड़ी देर बाद में ये जो सारा येलो कलर ये प्रेसिपिटेट की वजह से हुआ था, सॉलिड सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, एंड देन यू कैन से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टू। तो दीज आर सम चेंजेस जो आप लेबोरेटरी में जाके पता भी कर सकते हो, लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब जब ये पता चल गया तो अब ये भी देख लेते हैं कि ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस मैंने बताए और भी बहुत सारे बताने वाली हूँ, हाउ टू राइट दैट केमिकल रिएक्शन। बहुत ईजी है। द ओनली स्टेप दैट्स देयर इन योर सिलेबस, दैट इज लिख के उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। किसको वर्ड इक्वेशन पसंद है? उप्स, कौन करेगा इतना काम? बड़ा बड़ा लिखेंगे, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, देता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। टू मच ऑफ वर्क। आसान कैसे बनाएंगे? उस वर्ड इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम? स्केलेटल इक्वेशन में। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? स्केलेटल इक्वेशन होती है जैसा कि हम सब में एक बेसिक स्केलेटन होता है जो सेम होता है, दो हाथ, दो पैर, एक मुंह, बाल, वटेवर, सब एक जैसा बेसिक ढांचा होता है हमारा, बट वी लुक डिफरेंट। इन द सेम वे हर जो केमिकल रिएक्शन है उसके कोई ना कोई स्केलेटल इक्वेशन होती है, लाइक मोर ऑफ लाइक अनबैलेंस फॉर्म, कि ये रिएक्ट कर रहा है, ये बन रहा है। फिर उस स्केलेटल इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में बेसिकली लिखा है? वो स्केलेटल इक्वेशन क्या है? जब हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को किस तरीके से लिखते हैं? सिंबल एंड फॉर्मूला की फॉर्म में। ठीक है, उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? यूजिंग द शॉर्ट हैंड नोटेशन बाय सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यूज हुए हैं इन अ केमिकल रिएक्शन उसको लिखना विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज टू मेक इट like comparatively easy to understand, और I must say short hand notation में प्रेफर करना। फिर जैसा मैंने बताया हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। स्केलेटल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड वन, बट हमें बैलेंस फॉर्म में करना है क्योंकि हमें क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना है, जो एंटोइन लेवॉइजर ने दिया था 1744 में। और बोला कि आप कोई भी सब्सटेंस की बात करो, उसका आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट बन के आएंगे उनका मास सेम होना चाहिए, लाइक द मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ऐसा किस लिए हुआ स्टूडेंट्स? ये जरूरी इसलिए था क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नथिंग बट एटम से मिलके बनते हैं, और मास तब इक्वल होगा जब दोनों के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे। इस लाइक आप दुकान पे जाते हो और आप उसको बोलते हो 1 kg एप्पल दे दो, तो वो आपको 1 kg से कम और ज्यादा थोड़ी ना देगा, और आपको भी नहीं पसंद आएगा ना उसको। अगर कम दिया तो, ज्यादा दिया तो, लाइक आपको पसंद आएगा, उसको नहीं आएगा, व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज। दोनों साइड वेट सेम होना चाहिए, तो हमें बैलेंस जरूरी है, सेम एज एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स सेम करेंगे ताकि मास सेम रहे। रीजन, क्योंकि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को बना नहीं सकते, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो एटम तो सेम रहने चाहिए ना, इसलिए हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को सेम बनाते हैं। तो करेंगे कैसे? आप एक अनबैलेंस इक्वेशन लिख लो जैसे मैंने लिखी, हाइड्रोजन ने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया और HCl बनाया। काउंट नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड। यहाँ दो थे, यहाँ दो थे, यहाँ हाइड्रोजन एक था, यहाँ क्लोरीन 1 था। आप टेबल की हेल्प से बनाओगे ऐसे,
इधर आप नंबर ऑफ एटम्स लिख, आई मीन आप एलिमेंट्स जो भी इन्वॉल्व है वो लिख लोगे, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, या रिएक्टेंट साइड उनके नंबर ऑफ एटम, और यहाँ प्रोडक्ट साइड, और दोनों के नंबर को हमें इक्वल बनाना है। ठीक है, इक्वल बनाने के लिए जो भी एफर्ट्स लगे करोगे, यानी कि आप ऐसे स्मॉल पॉसिबल होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि दोनों साइड नंबर इक्वल हो जाए, यही हमारी प्रायोरिटी है। और प्रोडक्ट साइड में जहां हाइड्रोजन लिखा है वहां 2 लगा दो। नेवर चेंज द सबस्क्रिप्ट, वो हमेशा स्टार्टिंग में लिखते हैं, बिकॉज अगर यहाँ लिखोगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा, दैट वी डोंट वांट। दोनों साइड इक्वल हो गया, यही प्रायोरिटी थी, यही करना था। हाइड्रोजन क्लोरीन 2HCl देंगे, बिकॉज ये जो भी लिखा है कॉफिशिएंट को सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। कि यहाँ पे 2 क्यों आया, यहाँ पे कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, जो स्टार्टिंग में लिखते हैं उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, मतलब 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे उसको 2 से सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर दो टू डिसाइड द टोटल नंबर ऑफ एटम, दैट्स व्हाट आई डिड। और यहाँ 1 था, और बाद में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करेंगे, कैसे, होल नंबर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इजी पीजी। एक एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि मैं आपको छोटे छोटे रूल्स बता पाऊं। जैसे आयन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोशिश करना आप एक बैलेंस फॉर्म में लिखो। आपको आयन ऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, क्योंकि मेटल जब भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। सबसे पहले वाइल बैलेंसिंग टेबल तो आपको बनाना ही है, पर बनाते वक्त कुछ रूल फॉलो कर लेना, आप साइड में भी यूज कर सकते हो ताकि कोई भी गलती ना हो। आयन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टेंट साइड कितना आयन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इज 1, अंडा नहीं है 1 है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में कहाँ है 3, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 4, इक्वल करना है। कुछ टिप्स जो फॉलो करोगे, सबसे पहले किसको बैलेंस करो, मेटल को सबसे पहले बैलेंस करो। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स को। एक बात और ध्यान देनी है वाइल बैलेंसिंग, अगर एक से ज्यादा मेटल है तो उस मेटल को पहले बैलेंस करो जिसका मास ज्यादा है, जो ज्यादा हैवी है, हल्क जैसा। ठीक है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, अगेन द सेम रूल। दोनों, मान लो एक से ज्यादा मेटल थी, 2 थी, आपने दोनों को बैलेंस कर लिया, फिर जो नॉन मेटल बची उनको बैलेंस करो, फिर द सेम रूल। सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे, मास। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो सबसे कम टाइम रिपीट होना चाहिए, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल। कम टाइम मतलब अगर वो रिएक्शन में बार बार दिख रहा है तो उसको बैलेंस स्टार्टिंग में करने लगोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, अरे अरे अरे, कंफ्यूजन हो जाएगा दिमाग में। तो जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करो। ठीक है, पहले मेटल को बैलेंस करना है, द वन दैट्स रिपीटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। ओके, दूसरी बात, उसका मास ज्यादा होना चाहिए अगर एक से ज्यादा है तो। नॉन मेटल विद द सेम रूल। जनरली ऑक्सीजन ऐसा नॉन मेटल है जो रिएक्शन में बहुत बार रिपीट होता है, तो ध्यान रखना, उसको लास्ट में बैलेंस कर लेंगे इफ रिक्वायर्ड। या अब देखो, मेटल कौन है मेरा, आयन, यहाँ पे 3 थे, इसको 3 करना पड़ेगा, जहां रिएक्टेंट में आयन था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिड दैट, डन। उसके बाद 2 नॉन मेटल बचे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2। ऑक्सीजन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2। नंबर ऑफ एटम मत काउंट करना मैम, ऑक्सीजन तो 5 है, मैंने नंबर ऑफ एटम थोड़ी ना पूछा है, रिपीटिशन कितनी बार हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 2, अरे वाह, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, यहाँ है 4, यहाँ है 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिएक्टेंट साइड में जहां ऑक्सीजन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ। ठीक है, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हाइड्रोजन के साथ अटैच था, वो अल्टीमेटली 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, रिएक्शन को देखोगे एक बार जाके, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में जहां हाइड्रोजन है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्शन बन गया 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। देख लो, सारे नंबर ऑफ एटम सेम हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो छोटे छोटे रूल्स याद करना। और मैंने शायद हिट एंड ट्रायल मेथड भी के साथ साथ एक और मेथड, अलजेब्रिक मेथड भी पुरानी वीडियोस में पढ़ाया है, यू कैन चेक दैट आउट, रफ में कर सकते हो बट एग्जाम में मत करके आना। ठीक है, और एक छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है स्टूडेंट्स, कि वेदांतु पे आने का सबसे बेस्ट टाइम है राइट नाउ, क्योंकि वी रियली वांट टू बी विद यू, और चाहते हैं आपको सारे कोर्सेज बहुत एज लो एज लाइक 3-4 रुपीज में अवेलेबल हो पाए। और अभी all the teachers came up with something that's called as we are with you kind of a discount, 50% discount। तो आप अगर अभी enroll करते हो
टुडे इज द लास्ट डेट, 11 से 14 था। आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा MRP पे। एंड द ओनली प्राइस फॉर 1 मंथ कोर्स फॉर CBSE इज 1250 रुपीज। आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप जनरली देखो स्कूल का फीस भी लाइक इसके आसपास या कम या ज्यादा ही होता होगा। लाइक यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड कैन रिवाइज एवरीथिंग, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आपको अनलिमिटेड क्लास लगाने को मिलेगी। यू कैन प्लान योर रिविजन प्रॉपर्ली। सारे सेशन में क्विजेस होती है। क्विज का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, क्विज का मतलब है आपका लर्निंग आउटकम निकाल के लाना। टीचर जब आपको एक टॉपिक समझाएगा उसके बाद क्विज लेगा, आप रिस्पॉन्ड करोगे, और जब विजुअली आप चीजों को देख के समझ के रिस्पॉन्ड करते हो वो ज्यादा टाइम तक दिमाग में स्टोर रहती है। सो यू विल बी एबल टू डू दैट। अच्छा कर पाओगे, दिमाग में स्टोर रहेगा। और दिमाग में स्टोर है कि नहीं, हर 21 डेज में आपको पता चीजें भूलने लगती है। तो एवरी फोर्टनाइट हम टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं टू मेक श्योर कि योर रिविजन इज अप टू द पार। सबके साथ compete करोगे। इंटरैक्टिव रिप्ले, ये तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। इंटरैक्टिव रिप्ले मतलब रिप्ले बोर नहीं होगा, सेशन में से हो गया रिप्ले देखना पड़ेगा। कैसे देखो, इतनी देर कौन देखेगा। उसमें भी क्विज होगी जो कहीं नहीं है। क्विज में पार्टिसिपेट करो और लीडर बोर्ड में अपना नाम लेके आओ, तो रिवीजन में भी मजा आएगा। सारे डाउट सॉल्व होंगे, क्योंकि सिर्फ मास्टर टीचर्स क्लास नहीं लेते, उनके साथ एक टीम ऑफ क्लास टीचर्स भी बैठती है, ताकि आपका कोई डाउट अनआंसर ना रहे। जब भी टीचर पढ़ा रहे, मान लो आपको कोई डाउट आता है, किससे पूछोगे, टीचर तो यहाँ फोकस है। तो बीच बीच में टीचर्स भी डाउट लेते रहेंगे एंड क्लास टीचर्स आपकी हेल्प करते रहेंगे। The best part is, this is not it. With everything, there are plenty of chapter-based courses that you can get 5000 plus. नाम लो कोई टॉपिक का प्रॉब्लम है इसमें, उतनी बारी रिवाइज करो। क्रैश कोर्सेज एंड सुपर रिविजन कोर्सेज आर गोइंग ऑन। मार्च में एग्जाम नहीं है अब तो बच गए आप। मई में एग्जाम है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, 1 2 3 3 months ऑलमोस्ट। और अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आप अपना स्कोर अभी भी 10-15% आराम से बूस्ट कर सकते हो। तो इट्स नॉट टू लेट, जस्ट गिव it a chance and come here and revise everything, because your less is more. And as I said, 15% डिस्काउंट दिख नहीं रहा होगा ना मैं कोशिश करती हूँ, कुछ टीचर्स कट गए हैं। ओके, अभी दिखाई दिया कुछ ओके, सो ऑल द टीचर्स आर टेलिंग देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो पिन किया हुआ है, उस पे जाओ, CBSE 10th क्लास सेलेक्ट करो और 50% डिस्काउंट आपका ठीक है। लेट मी कम बैक टू इट। गोपाल सर भी लेके मैं तो पीछे हो गया। ओके, AG प्रो कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि एज आई सेड टीचर डिस्काउंट ही मिलता है। टीचर्स आर समथिंग दैट केम अप विद द सेम टू हेल्प यू गाइस, सो वी आर देयर विद यू। ओके, तो देखो 2500 से 1250 का हो गया, यानी कि पर प्राइस, लाइक पर कोर्स प्राइस, पर सेशन प्राइस इज जस्ट 6 रुपीज। और जून तक का प्राइस इज 6 रुपीज। यू कैन गो फॉर दैट लॉन्ग टर्म बैचेस कि हाँ मुझे प्रॉपर अपना रिविजन करना है अभी, तो you can go for this batch also and can have a session in as low as 6 rupees. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? You want some guidance, some help? Let me try to help you कि करोगे कैसे इसको। एक मिनट। ओके, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा गाइडेंस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखो एक सेशन है जो मैंने अपना खोला हुआ है। ठीक है, आप कोई भी अपना सेशन खोलो टीचर का, तो यहाँ पे वेदांतु प्रो पिन बाय वेदांतु चैनल, ये सब्सक्रिप्शन का आपको लिंक मिलता है। 10th क्लास सेलेक्ट किया, CBSE 2021 टारगेट, 1 मंथ और जून तक का सब्सक्रिप्शन है। प्रोसीड टू पे एंड ये देखो AG Pro apply 1250। आई डू रिमेम्बर मेरे टाइम में भी मेरा 10th का फीस वाज लाइक अराउंड दिस, तो आपका तो क्या होगा, आई कैन टोटली इमेजिन। और उससे फायदा क्या होगा, क्या मिलेगा, ये देखो, ये प्रॉपर डैशबोर्ड में आपको सारे सेशन आपके दिखाई देंगे। आप माय कोर्स पे जाओगे, जितने भी कोर्सेज हैं होने वाले हैं और आप कैसे एनरोल कर सकते हो। आपके पास एक स्पेशल पेज भी होगा टीचर्स के सेशन देखने का कि कौन से कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो। सारे आपके मास्टर टीचर्स होते हैं। और एक और चीज, अब लाइक कि मैम पुराने सेशन कैसे देखे जो आप बोल रहे थे, अपकमिंग सेशन आपके डैशबोर्ड माई सेशन में जाओगे तो, और पास्ट करोगे तो पुराने सेशन दिखेंगे। रिप्ले देख लो कभी भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारी टाइमिंग किसी क्लास के साथ क्लैश कर जाती है, तो वो रिप्ले देख लेते हैं और उसमें भी क्विज में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और गेट नोट्स, वो नोट्स भी ले लेते हैं। तो सब कुछ सिंपल है यहाँ, और यू विल गेट अ प्रॉपर गाइडेंस, डोंट वरी। ठीक है, तो वुड लव टू सी यू इन माय क्लासेस। समझ आएगा, मजा आएगा स्टूडेंट्स, एंड यू वोंट रिग्रेट इट। या समझ में आ गया?
चलो फिर आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं आपको बताऊंगी किससे क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। तो 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डीडी, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी। और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट से और रेडॉक्स से। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ना है। कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर गोइंग टू कंबाइन टू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, वो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं टू गेट अ सिंगल सब्सटेंस, दैट्स व्हाट माय नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन। ये देखो, वेराइटी ऑफ रिएक्शन इज पॉसिबल, element and element can also react, compound and element can also react, compound and compound can also react to get a single substance, single product। ठीक है, decomposition नाम से पता चल रहा है something that's getting decomposed, कोई चीज टूट रही है, एनर्जी चाहिए होती है, याद रखना उसके लिए। So a single reactant of a high molecular mass is going to break down to give you simple product, more than one product, okay? And उसके लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो हीट की फॉर्म में भी ले सकते हो, लाइट की फॉर्म में भी, और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी, तीनों पॉसिबल है। जैसे मेरा लेड नाइट्रेट है, हीट उसने एब्जॉर्ब की, हमने उसको हीट किया, टूट गया, याद रखना टिप, मेटल मेटल ऑक्साइड देगा, और ये टूट के जो भी बाकी का पार्ट है गैसेस, तो NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस। NO2 गैस को कैसे पहचानोगे, रेडिश ब्राउन गैस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न अ सब्सटेंस। ठीक है, इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जब सब्सटेंस किसकी वजह से टूटता है, हीट की वजह से, वो थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा जो टाइप है, अगर लाइट की वजह से टूटता है तो वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब फोटो का मतलब लाइट, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और सिल्वर के जो हैलाइड्स है वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइक सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर फ्लोराइड इज नॉट स्टेबल। तो आपको गैस मिलेगी और सिल्वर ग्रेइश सिल्वर उस पर बच जाएगा। सपोज आपने वॉच ग्लास लिया है, उसमें रखा है, बच जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब कोई सब्सटेंस टूटता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, टूटेगा टू गिव हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये तीन टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। और मैम ने बताया था डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब, एक्सोथर्मिक इन विच एनर्जी इज रिलीज। एक्सोथर्मिक जब आप बीकर को टच करते हो गर्म होता है, एंडोथर्मिक एब्सॉर्ब कर लिया तो बीकर थोड़ा ठंडा हो जाता है। इवन योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, योर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर आल्सो एक्सोथर्मिक, जब भी कोई चीज कंबाइन करती है, या आप किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो, लाइक कंबशन। ठीक है, और एंडो मैंने बताया, एंडो जनरली डिकम्पोजिशन। ठीक है, समझ में आया, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, 2 मार्क्स में पूछ सकता है कभी कभी। Displacement is very much important, where a single substance is displacing, where a highly reactive substance is displacing a less reactive substance from an aqueous solution or molten form। तो आपके पास A था, वो B से ज्यादा रिएक्टिव था। सोचो B C दो दोस्त हैं, वो एक बेंच पे बैठे हुए हैं, एक सीनियर आया, जनरली आई डोंट अ पर्सन जो इन सब चीजों को अप्रिशिएट करता है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो बोलेगा चलो अपनी जगह से खड़े हो, आई जस्ट वांट टू सिट, एंड यू विल बी लाइक चलो ठीक है, एनीवे सीनियर एंड ऑल। तो उसने आपकी जगह ले ली जस्ट फॉर अ टाइम बिंग टू टॉक टू दैट सी पर्सन सपोज, और आपको जाके दूसरी सीट पे बैठना पड़ा। इन द सेम केस, ए बीइंग मोर रिएक्टिव, वो बी को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है, और बी बेचारा अकेला हो जाता है। ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आयन नेल अगर मैं कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में डालूंगी विच इज ऑफ ब्लू कलर, एक्सचेंज ऑफ मेटल होगा, आयन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, सोल्यूशन का कलर भी चेंज हुआ, तो इसको कलर चेंज में भी बता सकते हो, ग्रीन कलर, बिकॉज ऑफ आयन +2 जिसका ग्रीन कलर होता है, कॉपर बेचारा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो आपके आयन नेल पे आने शुरू हो जाएंगे। दैट्स डिस्प्लेसमेंट, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और मैंने पूरा रिएक्टिविटी सीरीज कराया, यू कैन फॉलो दैट उमंग सीरीज। ठीक है, वन शॉट वीडियोस। जिंक इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, एंड जिंक सल्फेट बनेगा विच इज कलरलेस। ये जो कलर है ये एक बार याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, टिप्स एंड ट्रिक्स टू डिटेक्ट द कलर ऑफ द आयंस एंड ऑल, तो उसको फॉलो कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
DD reaction is like something that's very fun to name. DD reaction. Double decomposition या double displacement reaction में क्या होता है? You will take two aqueous solution and they'll exchange their ions. ठीक है, वो अपने ions exchange करेंगे, दो नए substance, दो नए product मिलते हैं. एक generally वो होता है जो insoluble होता है और solid form में उसके precipitate मिलते हैं at times. तो उस वाली type of DD reaction को precipitation reaction बोलते हैं. ठीक है, और जो दूसरा टाइप है जिसमें एसिड एंड बेस आर मिक्सिंग एंड एक्सचेंजिंग देयर आयंस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, वो दूसरा टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, एग्जांपल दूं? चलो, प्रेसिपिटेशन का एक एग्जांपल आपके सामने है, इससे ओवरलैप कर रहा है. आई कैन इरेज दिस. चलो, अरे अभी कर लेते हैं, हो जाता है, यू नो, लाइव लाइव नहीं, जो भी है, नेक्स्ट काइंड ऑफ अ ब्लूपर्स. Good to watch Anubha ma'am doing this. सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में डाला. सोडियम क्लोराइड पानी में सोल्यूबल होता है आपका नमक. बेरियम सल्फेट मिला, व्हाइट प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. Insoluble product. Neutralization, where your aqueous solution of acid and base exchange their ions to give salt and water. और जब न्यूट्रलाइजेशन होता है वो सॉल्ट डिसॉल्वेबल होता है, मतलब सोल्यूबल होता है पानी में, तो एक्वस लिखोगे, सॉलिड नहीं लिखोगे. सॉलिड सिर्फ प्रेसिपिटेट के लिए, सॉलिड इनसोल्यूबल प्रोडक्ट. ये एग्जाम्पल भी हमने किया था, देखो कितना सुंदर, जिप के थ्रू देख सकते हो. वॉचिंग कलर एंड केमिकल रिएक्शंस आर लाइक सो प्लेजेंट, मजा आता है. Lead nitrate with potassium iodide, you will get lead iodide and potassium nitrate aqueous solution. ये solid yellow color precipitate. ठीक है, magic, जादू. As I said, this reaction is also going to be very important, called as reduction and oxidation reaction. Reduction, something getting removed. Oxidation, addition, something getting added. और oxidation, oxide से समझ आ गया ऑक्सीजन का addition. तो सबसे पहला जब ये concept introduce किया गया तो oxidation was something कि वो gain of oxygen करेगा और reduction जो ऑक्सीजन को remove करेगा. ठीक है, बट यहीं पे बात खत्म नहीं होती. हाइड्रोजन बेचारे को बुरा लग गया, हाइड्रोजन को भी इज्जत देनी है, तो हाइड्रोजन के साथ होता है उल्टा केस. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत सिंपल है. कार्बन में मैंने ऑक्सीजन ऐड किया, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, उस सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाता है, प्रोडक्ट साइड में चेक करो, ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सपोज कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन आके अटैक कर गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, बेचारा, इसका ऑक्सीजन गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन. और एक और होता है लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये लियो से याद करो, लियो गोज टू घर. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. तो मान लो मैं बोलती हूँ मेरे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए प्रोडक्ट साइड में, जो मेरा जो कॉपर है वो कॉपर +2 की फॉर्म में किसी कंपाउंड का हिस्सा है, वो इसलिए था क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन. लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन. कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, नेगेटिव बन गया, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, उसका रिडक्शन हो गया. ठीक है, ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है. देखो, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम पॉजिटिव, जनरली उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, दैट्स ऑक्सीडेशन. रिडक्शन, नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है. तो एडिशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, पहली बात. जिंक ऑक्साइड में मैंने कार्बन डाल दिया, कार्बन ने बोला चल मैं हेल्प करूंगा ऑक्सीजन को रिमूव करने का, मुझे जिंक मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला. ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो व्हाट, रिडक्शन. नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, अमोनिया मिला, क्या हुआ, रिडक्शन. ठीक है, और जैसा बताया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिडक्शन. देखो, कॉपर बेचारा +2 फॉर्म में था रिएक्टेंट साइड में, अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई चार्ज नहीं मिलेगा. कॉपर +2 से कॉपर बन गया ओनली बिकॉज ऑफ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स रिडक्शन. और हमेशा याद रखना, जनरली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. मतलब जब एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है, एंड दीज आर द रिएक्शन कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. और उसमें एक सब्सटेंस काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का. हम बोलते हैं अरे और हम बोलते हैं ओए.
ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर दे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन कर दे। और इस जॉब में उनको खुद को भी थोड़ा बलिदान देना होता है। अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है सब्सटेंस, तो खुद का रिडक्शन करता है, दैट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो खुद का उसको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, दैट्स अ रिवर्स जॉब दे डू विद देमसेल्फ। तो सपोज मैं इसी रिएक्शन से आपको समझाती हूँ कि आयन में कॉपर+2, अब देखो आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, आयन +2 बना लिया, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए वो कॉपर ने गेन कर लिए और कॉपर नॉर्मल स्टेट में आ गया। अब आयन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब कॉपर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कॉपर ने आयन की हेल्प की टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, उसके ऑक्सीडेशन करने में। कॉपर आयन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन एजेंट दैट डज ऑक्सीडेशन। आयन ने क्या किया? कॉपर को हेल्प की टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन को देने में, कि तू ले ले, तू रिड्यूस हो जा। तो उसने उसके रिडक्शन में हेल्प की, सो दैट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, याद करो। अब एक और सिंपल एग्जांपल से समझा देती हूँ, बुक वाला। जिंक ऑक्साइड में कार्बन ऐड किया, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। सोचो, तो देखो कार्बन ने जिंक की क्या हेल्प की? उसका ऑक्सीजन हटाने में। ठीक है। तो कार्बन ने इसका क्या किया कि तेरा ऑक्सीजन मैं ले लेता हूँ, तू रिड्यूस हो जा, तू अपना ऑक्सीजन लूज कर दे। तो कार्बन किसका काम कर रहा है? अरे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि वो इसके ऑक्सीजन को ले रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड ने क्या किया? कार्बन को ऑक्सीजन दे दिया, ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। इसको ऑक्सीजन दे दिया तब कार्बन मोनोऑक्साइड बना। इसके हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये एक्ट करेगा ओए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और खुद के साथ रिवर्स जॉब करते हैं। या दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ थोड़ी सी चीजें और है जो ध्यान में रखनी है। पहली, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब ये जो ऑक्सीडेशन की एप्लीकेशन बताई है एवरीडे लाइफ में, कुछ नेगेटिव सेंस में भी काफी ज्यादा होती है। सबसे पहली बात है कोरोशन। कोरोशन बेसिकली होता क्या है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस ही है दैट इज कॉजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्योर मेटल टू अनडिजायरेबल सब्सटेंस, मोस्टली अनडिजायरेबल, समटाइम दैट इज मेकिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर टू, when they react with substance like water and air. तो मेरा एक जो भी मेटल है प्योर फॉर्म में, that react with the atmospheric gases, water vapor and give an undesirable substance, that what the corrosion is. ठीक है। और अगर मैं उसी corrosion को आयन की टर्म में बात करूं, उसको रस्टिंग बोलते हैं, और वो एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है। तो आयन जब भी रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ऑक्सीजन गैस यानी इन टुगेदर मॉइस्चर से, दोनों कंडीशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक के बिना रिएक्शन नहीं होगा। You will get a mixture iron oxide with some X molecule of water. Molecule of water बस उसका हिस्सा है स्ट्रक्चर का, फिजिकली अटैच है, ये रस्ट होता है। आप इसको हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। क्या है ये? हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड। ठीक है, रस्ट। और ये अच्छा नहीं है, इसकी वजह से इकोनॉमी को हर साल काफी लॉस होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है और मेरा आयन ईटन अप होता जाता है, होता जाता है। सेम विद कॉपर, द बेस्ट एग्जांपल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वो ग्रीन कलर में इसीलिए कन्वर्ट हो गया है, तो आपने घर में भी देखा होगा, हम ये कॉपर के कलर्स यूज करते हैं इन पूजा एंड और, एंड विद टाइम वो अंदर से वो ग्रीन कलर की कोटिंग आने लगती है। तो कॉपर जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर यानी कि वाटर और ऑक्सीजन और CO2 के साथ रिएक्ट करके एक मिक्सचर बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। इसको आप बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोल सकते हो। और इस मिक्सचर का जो कलर है वो बेसिकली क्या होता है, ये जो ग्रीनिश ब्लू जो आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से वो ग्रीन हो जाता है। इसको हटाने के लिए आप एक वीक एसिड से ट्रीट करो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, वो लेयर हट जाएगी। ठीक है, ये कर सकते हो। और एक और एप्लीकेशन है रैंसिडिटी। आई तो डोंट लाइक इट एट ऑल। एंड रैंसिडिटी प्रोसेस है क्या? आपके फूड का रैंसिड हो जाना, दैट्स अ प्रोसेस वेयर योर फैट्स एंड ऑयल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड to give something that is having a very foul smell and bad taste. That's what rancidity is. और आई थिंक सबने देखा होगा कभी ना कभी तो लाइफ में कि फूड से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लाइक खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऑयल में बनाया है, ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज होके रैंसिड हो जाता है, एंड दैट इज समथिंग दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट। और उसको प्रिवेंट करना जरूरी है, क्योंकि किसको पसंद है, राइट? तो उसको बचाने के लिए उसका टेम्परेचर कम ही रखो, इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो रेफ्रिजरेशन करो ताकि प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। डोंट कीप इट इन सनलाइट, क्योंकि सनलाइट में रखोगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी
और उससे वो खराब हो जाएगा। नो सनलाइट, डार्क में रखो, और उसके अलावा एयर टाइट कंटेनर में रखो, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जाए जो आपके चिप्स और जो भी आप स्नैक्स वगैरह लेके आते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके आप पैकेट्स वगैरह खरीद के लाते हो, देखो फ्राइड फूड में वो पीछे लिखा होता है, दे प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। उसके अलावा और क्या कर सकते हो, अगर आप पैकेट्स में देखते हो बहुत फ्लफी इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस, एक इनर्ट गैस, ऑलमोस्ट इनर्ट गैस फिल कर देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस समटाइम्स, नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट, मतलब दैट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द फैट, दैट्स द मेन पर्पस, और उसको रैंसिड होने से बचाती है। तो इसीलिए हम वो भी यूज कर सकते हैं। देखो कितने सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो नॉट इवन it's kind of a protection from your atmospheric oxygen to your food. That's what they're doing. तो ये बात भी समझ में आई। और isn't it बहुत जल्दी खत्म हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला। आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा दैट हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु, एंड पूरा चैप्टर का रिविजन अप टू द पार और अच्छे से हो गया। ये देखो जैसा बताया, वी आर विद यू टिल द एंड, काइंड ऑफ अ डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, एंड वी विल रिमेन with you guys till the end of your exam, और हमेशा आपके साथ रहेंगे to give you quality education and still giving you a chance to be a part of Vedantu with a special 50% discount। एजी प्रो कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके सीबीएसई 10th क्लास सेलेक्ट करने का, एजी प्रो कोड लगाने का, एंड 1 मंथ का राइट नाउ द सब्सक्रिप्शन इज लाइक फॉर 1250। अगले दिन ये चेंज हो जाएगा, विल बी अराउंड 2159 ओनली, सो अवेल दिस, ओके। So students, you can follow me on Instagram, finally, no blooper, chemistry.vedantu_Anubha Gaur. Follow me. Thank you so much for today's session. I hope you are there and do let me know in the comment section. कैसा लगा सेशन, सब कुछ क्लियर है कि नहीं? लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करो, पूरा माइंड मैप सीरीज फॉलो करो, एंड सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। दैट्स माई ईमेल ID if you have some special request, anything to say to me. अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, bye bye. Hasta la vista.